सभी लोग कॉलेज आईडी से ज्वाइन करिए। अनुपम सिंह, कॉलेज आईडी ज्वाइन करो। अर्पित श्रीवास्तव, बोलो अर्पित श्रीवास्तव। सभी लोग कॉलेज आईडी से ज्वाइन करिए। स्तुति, ट्यूटोरियल शीट 2 के क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी लिखना शुरू करिए। आज मैं आपको एसआरएस बताऊंगा, तो एक दो क्वेश्चन जो आपके बच भी रहे होंगे वो एसआरएस में कंप्लीट हो जाएंगे। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, कौन सा बत, बताइए। तो हाँ हाँ हाँ, यूएमएल में टूल्स भी होते हैं उसके, जैसे यूज केस डायग्राम हमने आपको बताया था, एक्टिविटी सीक्वेंस, फ्लो चार्ट, स्ट्रक्चर चार्ट, ठीक है, कोलैबोरेशन डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, दीज ऑल आर नोन एज यूएमएल। इनमें जो टूल्स होते हैं यूएमएल के, वही हमको बताने हैं, वही बनाने हैं। ऐप हो गई? नहीं, ऐप नहीं, हमने यूज केस डायग्राम बनाया तो वो कौन सा ऐप है? फिर एक्टिविटी डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, क्लास डायग्राम, ठीक है, ये जितने भी हैं ये उसी कैटेगरी में आते हैं। हाँ, यहाँ हमें कोई लैंग्वेज या कोई ऐप नहीं बनाना है, हमको उन टूल के नाम लिखने हैं जिसके थ्रू हम अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, रिक्वायरमेंट जहाँ पे हम लोग गैदर करते हैं, रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट को एक वर्किंग मॉड्यूल में प्रोड्यूस कर पाए, और उस बेस पे फिर डिजाइनर डिजाइन करता है। ठीक है, तो अब जैसे डीएफडी है, ये सब स्ट्रक्चर चार्ट है, डिसीजन ट्री है, ठीक है, ये सब उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। यूज केस डायग्राम देख करके हमको पता चल गया कि हम किस तरह से फर्दर यूज केसेस यानी प्रोसेसेस बना सकते हैं और उनके बीच में कैसे इंटरेक्शन होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लैब में भी आपको डायग्राम बनाना बताए गए हैं या बताए जाएंगे? अभी बताए जा रहे हैं ना?
हाँ, तो आज की हेडिंग डालिए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। स्क्रीन शो हो रही है? स्तुति, मेरी आवाज सुन रही है? स्तुति तिवारी। सुचिता सोनी। हाँ, ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होता क्या है, थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताइए, क्योंकि मैंने लेक्चर में कई बार इस चीज़ को बताया है, फर्स्ट यूनिट में भी बताया है, मॉडल हम लोग जब पढ़ रहे थे तब भी। अच्छा, शाश्वत आप बताइए। क्वेश्चन नहीं सुना है क्या आपने? होता क्या है इसमें? होता क्या है इसमें? मॉड्यूल होता है? ये मॉड्यूल होता है? कशिश गुप्ता बताओ बेटा। कशिश। आवाज आ नहीं रही है क्या? ये कौन सी लॉगिन से तुमने क्लास ज्वाइन की है? कॉलेज आईडी से ज्वाइन किया? क्यों? मैंने तो कहा है कॉलेज आईडी से ही ज्वाइन करना है, कॉलेज आईडी थी। आप हमारा उसी से ज्वाइन करिए, लोग नाम से ही ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने कॉलेज आईडी से ज्वाइन किया वो लोग भी नाम अपना चेंज कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, उससे भी ज्वाइन करो। अच्छा, ये बताओ, ये एसआरएस होता क्या है? और कोई स्पेशल कुछ बताना चाहेगा?
जो अभी तक किसी ने ना बताया हो। बस। हम्म। देखिए एसआरएस में जो बताया लोगों ने बताया, लेकिन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट क्या ज़्यादा ही इनकम्प्लीट है। एसआरएस डॉक्यूमेंट में जो आपका सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन का मतलब हर जितने भी इसमें टर्म यूज होने वाले हैं, जितने जितने भी नंबर ऑफ पर्सन, जितने नंबर ऑफ टास्क एक्टिविटी जो भी परफॉर्म होनी है, इट शुड बी क्लियरली मेंशन इनटू द एसआरएस। और ये वर्क करता है एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डेवलपर एज वेल एज योर एंड यूजर। सो दिस आल्सो इंक्लूड्स कॉस्ट, टाइमली डिलीवरी, जो फेज वाइज है या मॉड्यूल वाइज है या कंप्लीट डिलीवरी, ठीक है। कॉस्टिंग के रूल्स, रोल्स, टीम का स्ट्रक्चर, स्टाफिंग पैटर्न, ठीक है। ये सब इसमें मेंशन होता है। जो आपने बताया वो तो होता ही होता है कि उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी नीड है, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं, टेक्नोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, डेटाबेस कौन सा होगा, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होगी, प्लेटफॉर्म से कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, ये सब इसमें होगा। साथ ही साथ कॉस्ट, बजट, टाइमली डिलीवरी, मेंटेनेंस का कोई प्रोविजन है अगर वो है, टेस्टिंग भी आप करेंगे तो भी उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन वगैरह इसमें रहता है। टेस्टिंग भी हम करेंगे, फॉलोड बाई टेस्टिंग इसका ग्लिम्स रहता है। तो एसआरए एक ऐसा एसआरए ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पे ही आप डेवलपमेंट करते हैं। और फाइनली मैंने आपको बताया था दो टर्म होते हैं, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। तो जब आप वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई जब आप करते हैं और वैलिडेट करते हैं, तो एसआरएस दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैलिडेट का मतलब क्या हुआ और वेरीफाई का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले वेरिफिकेशन का मतलब हमने वही किया जो कि हमारे एसआरएस में लिखा हुआ, और वैलिडेट का मतलब हमने एज इट इज वही किया जो कि हमें इम्प्लीमेंट करना था, वो भी हमारा एसआरएस में इंक्लूड। यानी जो टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप वैलिडेट करते हैं, ठीक है, उसके ऑपरेशन पार्ट को वो भी एसआरएस में मेंशन होता है। और साथ ही साथ और साथ ही साथ जब आप कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने सॉफ्टवेयर को वैलिडेट वेरीफाई करते हैं, तब भी उसका बेस एसआरएस होता है, क्योंकि एसआरएस में ही सब कुछ इंक्लूड रहता है, मेंशन रहता है। अभी हम आपको बताएंगे कंस्ट्रक्शन आई ट्रिपल ई फॉर्मेट ऑफ एसआरएस कंस्ट्रक्शन। आई ट्रिपल ई का फॉर्मेट क्या है एसआरएस के कंस्ट्रक्ट करने में। एसआरएस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिनॉप्सिस तो मैंने आपको एक एब्रिविएशन नाम दिया है कि आप इससे थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएं, कि हम भी जब भी अभी आप समर ट्रेनिंग करेंगे, समर ट्रेनिंग में एक रिपोर्ट बनाते हैं, वो रिपोर्ट भी एसआरएस पे बेस्ड होती है। वो रिपोर्ट जो होती है वो रिपोर्ट कम सिनॉप्सिस, सब कुछ उसमें इंक्लूड रहता है। सो देयर आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एसआरएस। किसी भी एसआरएस की सबसे जो गुड क्वालिटीज है वो आपके सामने यहाँ पे दिख रही है। इनको सबको लिख लीजिए, मेंशन एकदम क्लियरली, नोट्स बना लीजिए, ठीक है। सभी लोग इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी चाहे कोई क्विज हो चाहे कुछ भी हो, ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो these are the characteristics. First one is correctness. Use review is used to ensure the correctness of requirement started in SRS। यानी जो भी रिक्वायरमेंट आपने गैदर की है और उसको प्रोसेस किया है, वेदर इट इज कैटेगराइज्ड बाय डिफरेंट एनालिसिस फंक्शंस एंड द प्रोसीजर्स। हमने आपको बताया था चार तरह की हमारी रिक्वायरमेंट होती है। एक होती है फंक्शनल, एक होती है नॉन फंक्शनल, फिर उसमें भी कुछ ऐसी होती है जो कि
वाकई फॉर्मल होती हैं और कुछ इनफॉर्मल होती हैं। तो एकदम फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल होती है। तो इन सब का कैटेगराइजेशन, ये सब काम एसआरएस का होता है। और साथ ही साथ करेक्टली इनको आप फॉर्मलाइज कर दीजिए, सेग्रीगेट कर दीजिए इनटू अ सेपरेट हेड्स। एसआरएस इज सेड टू बी करेक्ट इफ इट कवर्स all the requirements that are actually expected from the system। बात समझ में आई? करेक्ट का मतलब जो भी रिक्वायरमेंट आपको लग रहा है सिस्टम हमारी फुलफिल कर सकता है और आपने सेफली उसको रिकॉर्ड कर लिया है, किसी न किसी हेड में, किसी न किसी कैटेगरी में उसको कैटेगराइज कर दिया, यानी आपने बहुत ज्यादा काम कर दिया। फिर है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस ऑफ एसआरएस इंडिकेट्स एवरी सेंस ऑफ कंप्लीशन इंक्लूडिंग द नंबरिंग ऑफ ऑल द पेजेस। जो भी डॉक्यूमेंट बनेगा, जो भी एसआरएस बनेगा, आपके सीनियर्स भी अभी हार्ड कॉपी जा करके सिनॉप्सिस जमा कर रहे हैं, कल भी कुछ लोग आए थे, आज भी आने वाले हैं। तो वो सब जो भी सिनॉप्सिस जमा करके आ रहे हैं, दिस इज फॉर्म्ड एज एसआरएस, और सबकी सिनॉप्सिस में पेज नंबर भी मेंशन है। हर पेज नंबर कुछ ना कुछ कहता है और उसकी प्रॉपर इंडेक्सिंग इंडेक्स पेज में रहती है। द पेज नंबर resolve to determine parts to as much extent as possible, as well as covering all the functional as well as non-functional requirements properly। वो उसमें clearly mention होता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी कंसिस्टेंसी। थर्ड पॉइंट लिखिए, कंसिस्टेंसी। Requirement in SRS are said to be consistent if there are no conflict between any set of requirement, and also it will work as consistent। हम कैसे कह सकते हैं कि किसी एक फेज का आउटपुट दूसरे के लिए एज ए इनपुट वर्क करता है। तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आना चाहिए। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही आप डेवलपमेंट प्रोसीजर कैरी करेंगे। अगर ये ना हो कि एक मॉड्यूल का जब तक आपने एंट्री नहीं करी, उसकी रिपोर्ट नहीं निकली, तब तक आप दूसरे मॉड्यूल में काम नहीं कर पाएंगे। ये ना हो कि हमने आधा अधूरा काम कर दिया है और उधर पहले वाले से हमारे पास इनकम्प्लीट रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो कंसिस्टेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्फ्लिक्ट इंक्लूड डिफरेंस इन टर्मिनोलॉजी यूज्ड एट सेपरेट प्लेसेस। टर्मिनोलॉजी जो हम लोग यूज करें वो पूरे एंटायर एसआरएस में एक जैसी यूज करें। Whether it is logical conflicts like time period of report generation। तो जैसे हमने बताया कि हम जब दूसरे मॉड्यूल में, एक मॉड्यूल खत्म करने के बाद दूसरे मॉड्यूल पे काम करना स्टार्ट करते हैं, तो किसी एक मॉड्यूल का या पहले वाले प्रीवियस मॉड्यूल का आउटपुट, जैसे लिखा है ना रिपोर्ट जनरेशन, विल वर्क एज इनपुट। अब हम किसी को भी मॉनिटर कर रहे हैं और हमने पुरानी मॉनिटरिंग रिपोर्ट को अपने सिस्टम से निकाल लिया और फर्दर अब हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। अगर वो कंप्लीटली कंसिस्टेंट नहीं होगा, उसका एक डेट नंबर नहीं मैच होगा या उसकी वैलिडिटी मेंशन नहीं होगी, तो आप फर्दर कोई भी उस पर एक्शन या कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। एसआरएस का भी यही काम है कि जो भी फेज, जो भी मॉड्यूल टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेंशन्ड है और प्रपोज्ड है, वो अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से ही आपके डेवलप होने चाहिए और परफॉर्मेंस भी उनका कंसिस्टेंट होना चाहिए। समझ रहे हैं? ये नहीं होगा जैसे हमने क्विज का प्लानर बनाते हैं तो कोशिश करते हैं कि सीरियल में क्विज का प्लानर बनाए, यानी 401, 402, 403, 404 और यूनिट वाइज पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं करते कि नहीं पहले फोर्थ यूनिट, फिर सेकेंड यूनिट, फिर थर्ड यूनिट, फिर फर्स्ट यूनिट, फिर थोड़ा बचाओ पार्ट फोर्थ यूनिट का पढ़ा लिया। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा सिलेबस होता है और हम एक कोर्स प्लान बनाते हैं, कभी कभी ये भी होता है कि जो एग्जामिनर है या जो टीचर है वो अपने अकॉर्डिंग भी सिलेबस को मोल्ड कर लेता है। उसको कौन से टॉपिक पहले पढ़ाने हैं, कौन से टॉपिक को पहले डिस्कस कर लेना है, तो बाद में ये आए तो किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। दिस विल आल्सो इंश्योर इनटू द एसआरएस। तो कंसिस्टेंट होना चाहिए, जितने भी स्टेप्स हैं वहां पे वो कंसिस्टेंट होने चाहिए सारे स्टेप। अनएम्बिगुअसनेस मतलब कहीं भी कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि आप उसको मिसमैच कर लें।
मिक्स कर दें। SRS is said to be unambiguous if all requirement state have only one interpretation। हर रिक्वायरमेंट का एक ही इंटरप्रिटेशन हो, एक ही मीनिंग निकले, जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल रिक्वायरमेंट। ठीक। सम ऑफ वेज टू प्रिवेंट अनएम्बिगुअस इंक्लूड यूज ऑफ मॉडलिंग टेक्निक्स। मॉडलिंग आप समझ रहे हैं, इसीलिए हम लोग वेदर इट इज DFD, ER डायग्राम या यूज केस इसीलिए बनाते हैं कि इसमें क्लियरली हमारे प्रोसेसेस, यूज केस या एक्सटर्नल एंटिटीज मेंशन होते हैं, या ER डायग्राम के रेस्पेक्ट में एंटिटीज, इनके रिलेशनशिप आपने नीचे एग्जाम्पल भी देख पा रहे हैं, लाइक ER डायग्राम, प्रॉपर रिव्यूज एंड बॉडी चेक्स। तो जो DFD, ER डायग्राम, यूज केस इसीलिए बनाया जाता है कि हर चीज क्लियरली मेंशन हो, ओवरलैपिंग ना हो, ऐसा ना हो कि ये एंटिटी हमारी हर जगह यूज हो रही है और ये ऑब्वियस है। कल एक फर्स्ट ग्रुप में डायग्राम बना रहे थे, वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का ER डायग्राम बना रहे थे, और वहां उन्होंने लाइब्रेरी को एक एंटिटी लिया ही नहीं था, मतलब लाइब्रेरी मिस्ड आउट। तो वेदर इट इज बुक, वेदर इट इज स्टूडेंट्स रिलेटेड टू दैट बुक, या आपने क्लर्क या एडमिन की कुछ भी डेफिनेशन लिखी, लेकिन लाइब्रेरी भी तो एक एंटिटी होगा। ये सब काम किसके अंदर हो रहा है? लाइब्रेरी के अंदर, और आपने लाइब्रेरी को एक एंटिटी नहीं बना के रखा हुआ है, तो ये आपका डायग्राम टोटली गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखना हमको, या डायग्राम किसी के गलत नहीं होते हैं अगर आपने प्रॉपर तरीके से उनको सही से एंटिटीज में कन्वर्ट किया है तो। अब लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में लाइब्रेरी आपकी एंटिटी ही नहीं है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में हॉस्पिटल का कहीं कोई नाम ही नहीं है, तो डेफिनेटली वो डायग्राम गलत हो जाएगा। बिल्कुल सेम जैसे मेन आपने लिखा नहीं, पूरा प्रोग्राम एकदम सही लिखा हुआ है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, रैंकिंग फॉर इंपॉर्टेंस एंड स्टेबिलिटी। तो ये हमने एनालिसिस प्रिंसिपल में आपको बता ही दिया था। प्रियोरिटाइजेशन और क्लासिफिकेशन भी एक उसकी प्रिंसिपल हमने बताया था। इनके थ्रू आप प्रॉपरली रैंक का मतलब डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन सा मॉड्यूल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और किसको हमको किस ऑर्डर में इम्प्लीमेंट करना है। So there should a certain or criteria to classify the requirement as less or more important or more specifically as desirable or essential. An identifier mark can be used with every requirement to indicate its rank or stability. तो जब भी हम रिक्वायरमेंट स्टेट करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, उसके सामने उसका आप प्रायोरिटी नंबर जरूर लिख दीजिए, या जब भी रिक्वायरमेंट को कहीं क्लासिफाई करिए, कहीं डॉक्यूमेंट करिए, तो उसको डॉक्यूमेंट को आप प्रायोरिटी वाइज ही सेंड कर दीजिए। ठीक है, उसकी इंडेक्सिंग प्रायोरिटी वाइज कर दीजिए। सिक्स इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है मॉडिफाइबिलिटी। सो SRS should be made as modifiable as possible, as it should be capable of easily accepting changes to the system to some extent. Means it can't be rigid. Yesterday one student called me that he is facing some problem during configuration of module and is also little bit confused about the database tables. तो अब मैं रिपोर्ट में लिखूं कि ना लिखूं, मेंशन करूं ना करूं, तो मैंने उसको बताया कि there is always scope to change your SRS और the synopsis। हमेशा स्कोप रहता है, प्रेजेंटेशन से पहले पहले आप उसको एक बार चेंज कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, उनको इंटीमेट कर लीजिए। इवन रिपोर्ट जब आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेते हैं और रिपोर्ट जब आप राइट करते हैं फाइनल, उस केस में भी वो चेंजेस आप फाइनल रिपोर्ट में आप मेंशन कर दीजिए। कि कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है कि एक बार डॉक्यूमेंट जो बन गया आप उसमें काम नहीं हो सकता, बट इट शुड बी प्रॉपर रीजनिंग एंड आल्सो इन नॉलेज ऑफ योर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनकी नॉलेज दे करके, उनको कॉन्फिडेंस में दे करके आप इसमें चेंज कर सकते हैं। So it can be flexible in nature. It also depend upon the you can say that the skills of the SRS writer या जो एनालिस्ट है उसके पे डिपेंड करता है कि वो
कितनी ज़्यादा इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर देता है, उसके पास कितने ऐसे स्किल्स है जहाँ पे वो फ्लेक्सिबिलिटी को इनकॉर्पोरेट करता है, ये ध्यान रखना होता है। हम तब किसी भी सिस्टम में फ्लेक्सिबल हो सकते हैं या फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं जब उस सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज हमें पता हो। अदरवाइज फॉर सेफ साइड ज्यादातर लोग रिजिड होते हैं। तो अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये डॉक्यूमेंट भी फिर एज ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट रिजिड ही रहेगा। लेकिन बाई नेचर और इट्स वर्च्यू ऑफ एसआरएस इट मस्ट बी मॉडिफाइबल, हमेशा मॉडिफाइबल ही होना चाहिए। वेरीफाइबिलिटी, SRS is verifiable if there exists a specific technique to quantifiable measure the extent to which every requirement is met by the system. So I already told you SRS should always verifiable. जब भी हम डॉक्यूमेंट कोई भी एसआरएस में कोई भी डॉक्यूमेंट बनाएं, एसआरएस में कोई डॉक्यूमेंट लगाएं, एसआरएस किसी पार्ट को आप इंप्लीमेंट करें, तो वो आफ्टर द सक्सेसफुल implementation of your product must be verified by the help of SRS. उसको रख करके बैठिए और देखिए कि क्या आपने जो वही बनाया कि उसमें लिखा हुआ था ये रिक्वायरमेंट या ये बॉक्स या ये पर्टिकुलर मोड या ये बटन यूजर की रिक्वायरमेंट फिल कर रहा है कि नहीं कर रहा, और ये मिलेगा कहाँ आपको SRS। ठीक। ट्रेसिबिलिटी, one should to be able to trace a requirement to design component and then to code segment in the program. So traceability means to put small inputs into your working model and match it with the SRS कि क्या जो आपने DFT बनाया, जो आपने ER डायग्राम बनाया, उसका पर्पस सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो SRS से मिला लीजिए। कोड्स जो आपने प्रपोज बनाई थी क्या वो एज इट इज वही है आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो अभी आपने काम किया उसको ट्रेस भी करना है। मतलब जो आपका एसआरएस है वो ट्रेसेबल भी हो, वेरीफाइबल भी हो। वेरीफाइबल का मतलब जो आपका वर्बली वेरीफाई, ट्रेसेबल का मतलब जहां आप वैल्यू डाल करके यानी ऑपरेशनल पार्ट जहां उसको ट्रेस। नेक्स्ट है डिजाइन इंडिपेंडेंस, there should be an option to choose from multiple design alternatives for the final system. More specifically, the SRS should not include any implementation details. I already told you in synopsis, वहाँ पे कोई भी कोडिंग नहीं लिखी जाती है, क्योंकि सिनॉप्सिस में आप प्रपोज अपनी जो है मेथोडोलॉजी, टेक्नोलॉजी, डेटाबेस टेबल्स ये सब लिखते हैं। तो वहां पे हम कोई भी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स आपसे नहीं मांगते, जितना भी होता है वो थॉट प्रोसेस होता है। डॉक्यूमेंट जो भी आप लिखते हैं वो थॉट प्रोसेस होता है कि हमने ये सोचा था, दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड, दिस इज द एक्चुअल रिक्वायरमेंट, this is the possible solution and this can be implemented like that particular manner or the form or the जो विंडो या कुछ भी आप कह सकते हैं, उस तरह से आप इसको मैच कर सकते हैं। टेस्टेबिलिटी, SRS should be written in such way that it is easy to generate test case and test plan from the document. I already told you there must be mention about the testing possibilities, test cases, test plan, and also a glimpse to team whatever construct for testing. टीम के बारे में भी इंट्रोडक्शन होगी। ये एक ऐसे पर्सन को हम जरूर इसमें इंक्लूड करेंगे जो कि शुरुआत से जब से आपका इंफॉर्मेशन बिल्डिंग प्रोसीजर आपका फॉलो आउट होता है, ये पर्सन हमेशा इसके साथ इंक्लूड रहे, तो हमारी टेस्टिंग में भी या टेस्टिंग टीम में भी ये पर्सन रहे। टेस्ट केस बना लेना बहुत समझदारी होती है। टेस्ट केस का मतलब हमें पहले से ही वो पता पॉइंट चले जाए कि जिसके बेस पे हमें टेस्टिंग करनी है। इट शुड बी क्लियरली मेंशन इनटू SRS और टेस्ट केसेस कैन बी आल्सो डेवलप्ड लेटर पार्ट। ठीक है, जब SRS बन जाए उसके बाद में भी आप टेस्ट केस बना सकते हैं, बट SRS विल बी बेस फॉर दैट टेस्ट केसेस।
वो बेस जरूर बने उस टेस्ट केस को जनरेट करने के लिए। उस डॉक्यूमेंट बेस पे ही आप टेस्टिंग का केस तैयार करें। ये नहीं कि कुछ भी आप टेस्ट करने लगे, कुछ भी पूछने लगे। तो वो बेस हमारा एसआरएस का होना चाहिए, क्योंकि एसआरएस में ऑलरेडी सब चीजें मेंशन्ड है। अंडरस्टैंडेबल बाय द कस्टमर, it should be clearly understandable by the customer, easy to understand, and each and everything should be written in clear manner। ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए। राइट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, the SRS written for the requirement phase, the details should be explained explicitly, whereas for a feasibility study, fewer detail can be used. So level of abstraction varies according to the purpose of SRS. So whenever you want to use that SRS for an alteration or the abstraction, which will be the building block for your future development procedure, whether it is design, whether it is implementation, that is coding, or testing. The right level of abstraction should also give a clear picture to successfully implementation of SRS into working module। ठीक है, ये पॉइंट्स लगभग हमने आपको कैरेक्टरिस्टिक सारे बता दिए। इसमें किसी कोई दिक्कत हो तो पूछ ले। आज देखिए एक सरप्राइज टेस्ट भी है, क्या किसी के पास अभी टेस्ट आया? वेट कर लीजिए, आएगा भी। ठीक है, उसको आप सभी लोग एक पेज पे, A4 पेज पे ध्यान रखिए। पेज जब भी हम बात करेंगे, अभी आप क्विज भी पेपर देंगे, क्विज पेपर भी A4 पे ही करना है। कोई भी कॉपी का पेज यूज नहीं होगा, चाहे क्विज पेपर हो चाहे कोई भी सरप्राइज टेस्ट हो। A4 पेज पे उसको लिखेंगे, फटाफट उसका स्नैप लेंगे क्योंकि एक ही पेज का है, और तुरंत मुझे इसको गूगल क्लासरूम पे पोस्ट कर देंगे सरप्राइज टेस्ट। बस आने ही वाला होगा। मीनवाइल सभी लोग यहाँ पे अटेंडेंस अपनी डाल दीजिए चैट बॉक्स में। अटेंडेंस का फॉर्मेट वही है जो बताया गया है। सभी लोग कॉलेज आईडी से ही ज्वाइन करिए। अगर कल को कोई बात होती है तो आप नहीं कर पाएंगे कि आपने क्या, आपकी अटेंडेंस वहाँ पे सफर हो जाएगी। मैं कई लोगों को बता चुका हूँ। फॉर्मेट भी एक जैसा रखिए, बिकॉज ऑल चैट इज रिकॉर्डेड। ठीक है, देखिए आया होगा टेस्ट, जैसे ही आए बताइएगा। आदित्य सिंह आप ज्वाइन कर रहे हो क्लास? आदित्य सिंह, एक बार रिफ्रेश करिए सभी लोग।
वेट फॉर सम टाइम। फिर ये भी थोड़ी देर में आएगा। ठीक। आया। क्यों? नहीं, किसी एक की आवाज आई है। हाँ, इसको फटाफट करिए और सभी लोग अपना कैमरा ऑन करिए। सभी लोग के कैमरा ऑन होने चाहिए, जल्दी। जितने लोग के कैमरा ऑन नहीं, मैं सबको अभी रिमूव कर दूंगा। सभी लोग अपने अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। देखो एक बार सही से, सभी लोग कैमरा ऑन करिए। क्या कह रहा है? अब पता नहीं कैसे किसी को शो नहीं कर रहा है। एक वर्ड का एक वर्ड का डॉक्यूमेंट है, उसमें क्वेश्चन देखिए, फटाफट अपने A4 पे लिखिए, उसका स्नैप लीजिए और गूगल क्लासरूम पे जो है पेस्ट कर दीजिए, उसको एडिट कर दीजिए। शो नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, शो नहीं कर रहा है। देख लीजिए, टाइम लिमिटेड है। उसके बाद अगर टाइम डिले होगा और टाइम डिले के बाद आएगा तो वो कंसीडर नहीं होगा। और ये आप प्रैक्टिस बना लीजिए, क्विज में भी यही है, बिल्कुल यही पैटर्न होगा वहां पे भी। वो फास्ट। द पर्सन हु लेफ्ट द मीटिंग विल अवॉर्डेड 0। अब आप देखिए, कुछ लोगों का शो कर रहा है, आपका नहीं शो कर रहा है, एक बार सब में अपलोड है, सब चेक करिए। आप गूगल क्लासरूम पे देखिए, अटैचमेंट है, अटैचमेंट को चेक करिए, अटैचमेंट पे लगाओ। सब लोग पेपर कर रहे हैं, आप लोग के दिख नहीं रहे हैं। अब आप देख लीजिए बेटा, जो भी है। ऐसा थोड़ी ना होगा किसी एक में शो करे, किसी एक में शो नहीं करेगा। चेक करिए, 11 अप्रैल को तो संडे था। टाइम बहुत कम बचा है, जल्दी जल्दी करिए। दिख रहे हो ना मधुर? देखो, पता नहीं कैसे बाकी का शो नहीं कर रहा है, तुम्हारा शो कर रहा है। नहीं, वो हमारे हमने जो टाइम सेट किया है और गूगल की घड़ी में थोड़ा में तो डिफरेंस होगा। लेट एट कुछ नहीं होता है, गूगल अपने हिसाब से स्टोर करता है, उसको सेव करता है। जल्दी करिए। कैमरे सबके बंद क्यों हो गए? आदित्य राज चंद्रा अब्दुल्ला की।
आपका तरफ से नेट का जो है स्पीड सही नहीं है, इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। हाँ, रीजन यही है, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से शेड्यूल्ड है। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं टिक टिक कर रहा हूँ तो उसमें समय वेस्ट हो रहा हो। ये ऑलरेडी कल शेड्यूल कर दिया गया था, तो किसी एक के पास जा रहा है, दूसरे के पास नहीं जा रहा है, मीन्स देयर अकर सम नेटवर्क ट्रैफिक प्रॉब्लम। और इसीलिए अपने आप को अपडेट करके रखिएगा। क्विज में इस तरह बहुत दिक्कत आपको आने वाली है। जितना भी समय मिले उसी पे काम कंप्लीट करके रखना है, और पढ़ करके जो आता है उसको तुरंत 5 मिनट में सबमिट करिए। बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है कि हमने यहाँ से नेट से देख लिया, वहाँ से देख लिया। हमें सब पता है कि किसके अपने थॉट्स हो सकते हैं, आंसर किस तरह से किसने फ्रेम किया है। इट शुड लाइक ओरिजिनल, इट शोज योर व्यूज। आकर्ष, अनुपम, तुरंत अपना कैमरा ऑन करिए। उसमें टाइम मेंशन है, जिसका भी डिले होगा मैं उसको कोई मार्क्स से रिकॉर्ड नहीं करूंगा, ये ध्यान रखिएगा। और जितने लोग प्रेजेंट होंगे उन्हीं का ही नंबर यहाँ पे अपलोड होगा। ये ना हो कि बाद में आप जो है 11 बजे जमा कर रहे हैं, 12 बजे दे रहे हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो समय में रहेगा, जिसने अटेंडेंस लगाई है, उसी को ही मार्क्स मिलेंगे। ये सब जगह है, ये गूगल क्लास वो फॉर्म नहीं है जो कोई कोई भी जमा कर दे रहा है और फटाक से अपना कर दे रहा है। ज्योति प्रकाश कैमरा बंद कर लिया। अंजलि कैमरा खोलो। अंजलि गुप्ता, अब्दुल्ला कील, आदित्य राज चंद्रा कैमरा ऑफ है। आकर्ष, रंजनी मीटिंग ही छोड़ दी। 2 मिनट और बचे, फटाफट करिए। फटाफट फोटो खींच के तुरंत हैंड इन कर दीजिए। सरप्राइज क्विज में जब आप हम आंसर लिखते हैं तो 5 मिनट से ज्यादा का आंसर नहीं लिखना चाहिए, मुझे 10-20 पेज नहीं भरवाने हैं। ठीक है, डायग्राम बनाना है, डायग्राम फटाफट बनाइए, उसके स्टेप्स एक्सप्लेन कर दीजिए। हार्डली 5 मिनट्स वर्क, नॉट मोर देन दैट। चलिए बंद कर दीजिए सब लोग, हो गया था। सबमिटेड। आपके पास सबके पास समय भी लिख के आ रहा होगा कि कब तक जमा करना है, शायद 9:50 टाइम है। उसके बाद जमा करेंगे, लेट लिख के आने लगेगा।
देखते हैं सुचिता सोनी, कैमरा तुम्हारा तो बंद है। करो, दोबारा करो। सुचिता सोनी कैमरा क्यों बंद किए हो? इसलिए कह रहा हूँ जल्दी जल्दी करना होता है। आप लोग सोचते हो कि नहीं सब आराम से चलता जाएगा। भाई हर कंडीशन थोड़ी ना आपके मतलब की होगी कि घर भी बैठे हैं, ओपन बुक पेपर भी दे रहे हैं और उसके बाद आपको सब कुछ समय भी मिलता रहे। एक 5 मिनट का क्वेश्चन आंसर आप 1 घंटे में लिख के दें, हर कंडीशन थोड़ी ना सही रहती है। देयर इज ड्रॉबैक फॉर ओपन बुक टेस्ट है। अब वो देखा जाएगा गूगल की घड़ी में क्या होगा क्या नहीं होगा। आपके में शो कर रहा होगा ना, हमारे में अगर टाइम पे आया होगा तो टाइम पे आएगा। जो गूगल की घड़ी बताएगी बेटा वही माना जाएगा, ना आपकी ना हमारी कोई वॉच नहीं। ठीक है, चलिए नाउ कम टू द अवर ओरिजिनल टॉपिक। बस अब बंद कर दीजिए लिखना। So now come to the SRS. So what is the IEEE format for SRS construction? IEEE का फॉर्मेट क्लियरली मेंशन है कि SRS कैसे बनेगा, उसके पॉइंट्स क्या क्या होंगे और SRS में क्या क्या लिखा जाएगा। आपके यहाँ क्या पॉइंट में क्या क्या किस हेड में लिखा जाएगा। So in order to form a good SRS, why we say good SRS? Because a good SRS must include the following point which will be discussed in later part of this lecture and tomorrow's lecture। tomorrow's मतलब जब भी हमारा नेक्स्ट क्लास होगी, वर्किंग डे में क्लास होगी, उसमें हम लोग आपको बताएंगे कि एक अच्छे गुड ISRS में क्या क्या हेड्स होने चाहिए और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। एक अच्छी सिनॉप्सिस हम लोग किसको कह सकते हैं। So you will see some point which can be used and should be considered to form a structure of good SRS। So first जो भी पॉइंट होता है सबसे पहले होता है उसमें इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, पहला पॉइंट जो इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट है उसमें सबसे पहले सब पॉइंट होगा पर्पस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। पर्पस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट का मतलब कि व्हाई वी आर गोइंग टू मेक दिस डॉक्यूमेंट, व्हाई वी आर गोइंग टू मेक एसआरएस। हम लोग ये डॉक्यूमेंट क्यों बना रहे हैं, एसआरएस हम लोग क्या क्यों बना रहे हैं, इसका क्लियरली पर्पस होना चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं ना वन लाइन स्टेटमेंट, वन लाइन स्टेटमेंट का मतलब हो गया क्लियरली मेंशन हो कि हमारा एसआरएस बनाने का पर्पस क्या है, क्यों हम लोग एसआरएस बना रहे हैं या एसआरएस डेवलप कर रहे हैं। सेकंड, स्कोप ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। तो इंट्रोडक्शन का ही सेकंड पॉइंट है कि इस डॉक्यूमेंट में आप क्या क्या पॉइंट इंक्लूड करने जा रहे हैं और इसका स्कोप क्या है। स्कोप क्या है मींस कि एसआरएस जो भी आप बना रहे हैं उस एसआरएस से हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं और इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा जा सकता है, क्या क्या रखा जा सकता है, कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करे जा सकते हैं। फिर है ओवरव्यू। ओवरव्यू, ओवरव्यू का मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल ग्लिम्स, एक आपके पास ग्लिम्स होना चाहिए, एक उसमें ऐसे पॉइंट्स मेंशन होने चाहिए, एक ऐसा पैराग्राफ आपके पास लिखा होना चाहिए जिसको पढ़ते ही जो भी फर्दर पॉइंट्स है उनका एक ग्लिम्स मिल जाए, एक ओवरव्यू बन जाए। ठीक है, इसके साथ डेफिनेशन एंड एब्रिविएशंस, इसमें कुछ पॉइंट्स और भी हैं कि इसके डेफिनेशंस और एब्रिविएशंस, जो भी हम लोग डेफिनेशंस यूज करेंगे, जो भी हमारे शॉर्ट टर्म्स होंगे उन सबको आप लिख सकते हैं। रेफरेंसेस, रेफरेंसेस इनको हम एक्सप्लेन करेंगे, रेफरेंसेस मेंशन आपके क्लियरली होने चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ रेफरेंसेस जो है आपका IEEE फॉर्मेट में होना चाहिए।
IEEE फॉर्मेट हमने वही रेफरेंसेस होते हैं जो हम आपको ट्यूटोरियल शीट में प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी आपके रेफरेंसेस हो वो IEEE फॉर्मेट के ही रेफरेंसेस होने चाहिए। सेकंड है जनरल डिस्क्रिप्शन। सेकंड जो पॉइंट आपका मेन आता है दैट इज योर जनरल डिस्क्रिप्शन। इट इज आल्सो नोन एज ओवरऑल डिस्क्रिप्शन। ओवरऑल डिस्क्रिप्शन इसमें क्या होता है, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव। प्रोडक्ट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, व्हेन एनी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज कंबाइंड और सपोर्टेड विद डॉक्यूमेंट सपोर्ट, देन इट बिकम्स एज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव, सेकेंड सिस्टम इंटरफेस, फिर इंटरफेस जो भी इसके इंटरफेस यूज हो रहे हैं, नेक्स्ट हार्डवेयर इंटरफेस। ये सारे उसी के पॉइंट में बता रहा हूँ ओवरऑल डिस्क्रिप्शन के या जनरल डिस्क्रिप्शन के। सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस, कम्युनिकेशन इंटरफेसेस, मेमोरी कॉन्स्ट्रेंट्स, ऑपरेशंस, जो भी आपके वर्क प्लेस है, चाहे आपका रिक्वायरमेंट हो, यूजर की साइट हो, रिक्वायरमेंट रिसोर्सेज हो, वो सारे मेंशन होते हैं। प्रोडक्ट फंक्शन, यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट कॉन्स्ट्रेंट्स एंड assumption as well as dependency. These are general description. ठीक है। थर्ड पॉइंट है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल को हम लोग फंक्शनल कह सकते हैं, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कह सकते हैं, जो कि ऑपरेशनल पार्ट होता है, जिसमें कि आपका इंटरनल है, एक्सटर्नल इंटरफेसेस, ओवरऑल फंक्शंस। ये दो पॉइंट आते हैं, पहला इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरफेसेस एंड ओवरऑल फंक्शंस। फोर्थ पॉइंट है इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स। इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स आल्सो इंक्लूड्स और सब कैटेगराइज्ड इनटू, जो हम लोगों ने अभी आपको ओवरऑल डिस्क्रिप्शन बताया था, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन में फिर से हार्डवेयर इंटरफेस, सॉफ्टवेयर इंटरफेस एंड कम्युनिकेशन इंटरफेस। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट में आपका जो भी डॉक्यूमेंट, इंटरफेस, ओवरव्यू या जो भी स्कोप है, ये किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं और इनके परफॉर्मेंस के लिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट की आपको जरूरत है। वेदर इट इज लॉजिकल डेटाबेस, वेदर इट इज डिजाइन कॉन्स्ट्रेंट्स, whether it is software system attributes, liabilities, reliabilities, जितने भी पॉइंट्स हैं जो कि परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, इट शुड बी एनालाइज्ड, इट शुड बी रिपोर्टेड। ये जितने भी मैं बता रहा हूँ सब हेडिंग बता रहा हूँ, ये इंडेक्स के पॉइंट बता रहा हूँ, इनके अंदर फिर आपको मैटर लिखना है। डिजाइन कॉन्स्ट्रेंट्स, डिजाइन में पहले डिजाइन टाइप्स है, डिटेल्ड डिजाइन है, लॉजिकल डिजाइन है, डिजाइन के टाइप्स हैं, टेक्निक्स हैं, इनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। डिजाइन टूल्स, नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स, द एट्रीब्यूट्स व्हिच इज नॉट फंक्शनल बट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब हो गया जैसे सिक्योरिटी, मेंटेनेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, ठीक है। ये जितने भी हैं ये सब क्या होते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दीज आर नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स। फिर प्रिलिमिनरी शेड्यूल एंड बजट, इसमें भी पूरा एक आपका हेड लगेगा। इसमें शेड्यूल के टूल, शेड्यूलिंग टेक्निक्स, शेड्यूल के टूल्स, बजट, कॉस्टिंग किस तरह से होती है, कॉस्टिंग के मेथड्स, और साथ ही साथ साइज ऑफ प्रोजेक्ट, ये पूरा मेंशन रहता है। अपेंडिसेस, अपेंडिसेस का मतलब ये हो गया कि डिफरेंट बिब्लियोग्राफीज, डिफरेंट रिसोर्सेस, डिफरेंट रेफरेंसेस, जो पहले आपने रेफरेंसेस लिखे थे उसके अलावा रेफरेंसेस, डिटेल्ड रेफरेंसेस जो आपने यूज किए, या फर्दर आपको लग रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे कभी कभी हम लोग नहीं कहते हैं, एक स्टार बना देते हैं या उसके ऊपर हैश बना देते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन बाद में नीचे कहीं लिख देते हैं,
So these also include dash indices, supporting information, and the table of contents. So these are the good sign of a IEEE formats of SRS. कल थोड़ा सा हम इसके बारे में कल जो भी नेक्स्ट लेक्चर है इसका ऑपरेटिव पार्ट, ये हमने आपको जनरल पार्ट बताया। अब इसके ऑपरेटिव पार्ट हम लोग अपने सिस्टम पे, अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम पे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, या हम अभी जब रिपोर्ट बनवाएंगे आपसे या 5th सेमेस्टर में सिनॉप्सिस बनवाएंगे तो इसमें कौन कौन से पॉइंट हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। दैट विल comprises all the working operational part। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत हो पूछ सकते हैं। अभी मैं ये वाला नोट्स आपको अभी शेयर कर दूंगा और जो ऑपरेशनल पार्ट बताऊंगा उसका नोट्स फिर फर्दर हम बाद में शेयर करेंगे। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत हो पूछ सकते हैं। जनरल पॉइंट्स के बारे में एसआरएस के जो भी आप 1 से लेकर 9 तक के पॉइंट देख रहे हैं, कोई भी पॉइंट अगर आपको ना समझ में आए हो फील फ्री टू आस्क। समझ में आ गया सबको? इनमें नाम लेके पूछूं। हिमांशु, हिमांशु भट्ट, हिमांशु भट्ट, अनुपम सिंह। हाँ, समझ में आ गए सारे पॉइंट? बहुत बड़ी बात है। गार्गी, गार्गी, कल्याणी, आवाज क्यों नहीं आ रही है? श्रुति, श्रुति, हमारी आवाज क्लियर आ रही है? श्रुति त्रिपाठी, विजय सिंह, श्रुति, वासिक, वासिक मुस्तफा। समझ में आया? वैशाली, वैष्णव, वैष्णव गुप्ता। तुमने भी सही से ज्वाइन नहीं किया है, वही पुरानी आईडी से ज्वाइन की होगी। नहीं नहीं, सभी लोग न्यू वाली से ज्वाइन करो बेटा। ठीक, नाउ आई एम concluding the class, so read the SRS carefully, it will be helpful for you। Best of luck all of you। टिक्को, खिला दो भैया चाय।